कि हम इसको तो अब कभी भी पूछ लिया जाए हमसे, ये सॉल्व हमसे हो ही जाएगा। पता है आपको एग्जाम में क्या होता है? स्टेशन आते हो, रेलवे स्टेशन आके जब ट्रेन में आते हो तब तक मोटिवेशन हो जाता है खत्म। अगर लाइफ आपको बहुत कोड़े मार रही है तो आपका मोटिवेशन घर आने तक रह सकता है ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद इसीलिए आप चाहते हो कि आप जल्दी से घर पहुंच जाओ और घर पहुंच करके आप जितनी भी कमियां आपको अभी दिख रही है उनको सुधार लो। कुछ कमियां जिन पे मैं बात करना चाहता हूं, पेपर दे के आने के बाद आपको पता चलता है कि ये टॉपिक्स जो हैं इनको मैंने टच नहीं किया था और वही मुझे आज लॉस दे करके गए हैं। देखिए, जो लोग फ्रेशर हैं वो लोग तो ये बात थोड़ी देर में समझ ही जाएंगे, लेकिन मैं एक्सपीरियंस आपको उन लोगों का बताना चाहता हूं जो थोड़ी सी तैयारी कर चुके हैं और अभी वो एग्जाम अटेम्प्ट करने लगे हैं। जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या अभी तक कोई एग्जाम नहीं दिए हैं और आप बस अभी स्टेज 1 पे हैं अपनी प्रिपरेशन के, यानी आपने प्रिपरेशन को शुरू ही किया है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो अगर आप समझ पाए, इस वीडियो में मैं जो आपको चीजें बता रहा हूं तो आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। मैं उन लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, जवाब तो मैं ही दूंगा ऑफकोर्स आपको, लेकिन जब मैं सवाल पूछूंगा तो एक बार थोड़ा सोचना आप लोग जो एग्जाम देके आ चुके हो कई बार। देखिए, आप अपने प्रिपरेशन के अगर मिडिल स्टेज पे हो, आपने काफी टाइम से अगर प्रिपरेशन कर ली है, काफी बार आप एग्जाम दे चुके हो, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि पहला जो थॉट आपके अंदर एग्जाम सेंटर से निकलते से ही आपको आता है वो क्या होता है? जो लोग एग्जाम देने जाते हैं, जाते समय तो नर्वसनेस रहती है, या अगर आप शुरुआती प्रिपरेशन में हो तो नर्वसनेस थोड़ी कम रहती है। अगर यूज्ड टू होगा एग्जाम देने की तो नर्वसनेस ज्यादा होने लगती है। जितने ज्यादा हम फेलियर्स देखते जाते हैं उतने ज्यादा बार हमको कहना चाहिए कि नर्वसनेस हमारी बढ़ती जाती है एग्जाम को अटेम्प्ट करते समय। लेकिन एग्जाम को अटेम्प्ट करने के बाद जब हम एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तब के एक्सपीरियंस के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। तब पहला थॉट आपको क्या रहता है, 1 मिनट पॉज करके आप सारे लोग सोचिए। फिर जब और एग्जाम देते हैं और एग्जाम सेंटर के बाहर आते जाते हैं तो जो आपका थॉट है पहली बार जो आपके दिमाग में आता है वो लगातार बदलता जाता है। लेकिन हर बार एग्जाम सेंटर से बाहर आने के बाद एक चीज जो कॉमन रहती है वो ये रहती है कि कुछ 2-3 चीजें होती है जो आपके दिमाग में लगातार दौड़ती रहती है कि कहां पर आपसे कमी रही, क्या मौका आपको दिखा जो आपने मिस किया। और ये सब के बीच जो एक चीज बहुत ही पॉजिटिव निकल के आती है, अगर आप एकदम लास्ट स्टेज ऑफ या लास्ट अटेम्प्ट पे ना हो, तो जो एक चीज कांस्टेंट होती है वो हर बार ये होती है कि एग्जाम सेंटर से बाहर आने के बाद आपका मोटिवेशन बहुत हाई रहता है। इतना हाई रहता है कि आप बस चाहते हो कि मैं कैसे घर पहुंच जाऊं और वापस अपनी टेबल पर बैठूं और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूं। आपको वो बहुत जल्दी रहती है कि हम कैसे घर पहुंचे। अब इस बात पे विशेष ध्यान देना आप कि ये जो मोटिवेशन था आपका घर पहुंच के मैं अभी तुरंत पढ़ना चाहता हूं, ये मोटिवेशन एक्चुअली कहां तक पहुंच पाता है? आप ऑटो में बैठ के जब तक स्टेशन तक पहुंचते हो तब तक मोटिवेशन रहता है कि घर पहुंचूं और पढ़ाई शुरू करूं, घर पहुंचूं पढ़ाई शुरू करूं, क्योंकि आपको इतने सारे नुआंसेस पता चलते हैं अपनी प्रिपरेशन के बारे में, इतने रियलिटी चेक्स आपको मिलते हैं उस एग्जाम के दौरान कि आप उनको सुधारने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हो। इसीलिए आप चाहते हो कि आप जल्दी से घर पहुंच जाओ और घर पहुंच करके आप जितनी भी कमियां आपको अभी दिख रही है उनको सुधार लो। कुछ कमियां जिन पे मैं बात करना चाहता हूं, जब एकदम शुरू में आप एग्जाम देके आओगे तो आपको क्या लगेगा कि हाँ, क्वेश्चंस तो जो है मुझे समझ तो आ रहे थे। ये वो स्टेज होती है जब आप फिर पे टॉपिक पहचानना जानते हैं कि ये क्वेश्चन आया तो हाँ ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये आया तो हाँ ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, ये आया तो ये हिस्ट्री का है, और पढ़ा तो था कि ये अकबर के जमाने का क्वेश्चन है, यानी अकबर की जो वंश रहा होगा उसके समय का क्वेश्चन है। रीजनिंग में आपको दिखता है कि यार सीरीज कैसे मुझ पे नहीं बनी, एक सीरीज जो जल्दी से बन गई बाकी 4 सीरीज के क्वेश्चन क्यों नहीं बने। ये थॉट आपके दिमाग में आते रहता है। तो आपको क्या लगता है कि हाँ आई कैन डू इट, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं चीजें सीखता जाऊंगा, क्योंकि मैंने परसेंटेज के क्वेश्चन देखे, मुझे पहचान आ गए, और बाकी सारे टॉपिक जो मुझे पहचाना है वो तो मैंने पढ़े ही नहीं थे, इसीलिए मुझसे नहीं बने। लेकिन मैं घर जाऊंगा पढ़ूंगा तो मुझ पे बनने लगेंगे। मोटिवेशन हाई रहता है, आप इंतजार करते हो कि घर पहुंचूं और मैं पढ़ाई शुरू करो। थोड़ी लेटर स्टेज में जब आप अपने प्रिपरेशन के होते हैं तो आपको याद आता है, जब आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट होता है तो आपको लगता है कि यार ये टॉपिक मैंने छोड़ दिया, या इस टॉपिक को मैंने लाइटली लिया था, लेकिन इस टॉपिक के ही क्वेश्चन मुझे ज्यादा दिखे। दरअसल ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में आपकी जो वीकनेसेस है वो उस समय रहती है। तो आपने अगर कोई क्वेश्चन को देखा है, मान लीजिए, मैं परसेंटेज को हर बार इसलिए बोलूंगा कि परसेंटेज लगभग कॉमन है, और परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि हर टॉपिक पे आप परसेंटेज को लगा सकते हो और परसेंटेज में हर टॉपिक को लगा सकते हो। परसेंटेज की खासियत है। तो परसेंटेज को लेकर के आपको यह लगता है कि यार मैंने रेशियो अच्छे से नहीं पढ़ा था और इतने सारे सवालों में रेशियो लग रहा था, चाहते तो आप उसको परसेंटेज पे भी सॉल्व कर सकते थे। तो जो वीकनेसेस रहती है वो आपको आइडेंटिफाई उस पेपर के दौरान होती है। पेपर दे के आने के बाद आपको पता चलता है कि ये टॉपिक्स जो हैं इनको मैंने टच नहीं किया था और वही मुझे आज लॉस दे करके गए हैं। और पता चलता है कि ये टॉपिक, कुछ स्ट्रॉन्ग टॉपिक आपको पता चलते हैं जिसपे आपने सही में बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ी, लेकिन उसमें आपने स्कोर उतना अच्छा नहीं कर पाए, टाइम आपको ज्यादा लग गया। ये सब चीजें आइडेंटिफाई होती है जो आपको मोटिवेट करती है कि मैं वापस जाऊं
और इस टॉपिक को जल्दी से पढूं, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ तो है, बस क्वेश्चंस का टाइप अगर मैं पकड़ लूं तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा। फिर थोड़ी और लेटर स्टेज आती है जहां पर आपको ये पता चलता है कि ये जो टॉपिक का क्वेश्चन आया ये तो मैंने परसों ही पढ़ा था, फिर मुझे आज याद क्यों नहीं है। खासकर ये होता है जीएफ के मामले में। जीएफ के मामले में हम ट्रिक्स जो होती है वो पढ़ते हैं। ट्रिक्स पढ़ के 15 मिनट के अंदर हमारा दिमाग कन्विंस हो जाता है कि हम इसको तो अब कभी भी पूछ लिया जाए हमसे, ये सॉल्व हमसे हो ही जाएगा। पता है आपको एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में आपको सिर्फ ये पता चलता है कि यार इस टॉपिक की मैंने ट्रिक पढ़ी थी, लेकिन न वास्तव में ट्रिक याद आती। अगर ट्रिक याद आ भी गई तो उसका एक्सप्लेनेशन याद नहीं आता। अगर एक्सप्लेनेशन याद आया भी तो माइंड इट, उसमें क्या होता है, अगर आपकी ट्रिक में कोई दो चीज कॉमन रही तो वो इंटरचेंज हो जाएगी और आप उसमें गलती करके आओगे। फिर और अगर लेटर स्टेज पे आप हो अपनी प्रिपरेशन की और जब एग्जाम आप अटेम्प्ट करते हो तो एक प्रॉब्लम आती है, जब आप लगभग सिलेक्ट होने वाले हो लेकिन आपसे हो जाती सिली मिस्टेक्स। जो सिली गलतियां पूछा था डायमीटर और आप रेडियस को मार्क करके आ जाते हो। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअली यही होता है कि आप कितने क्वेश्चन को कितनी आपने अहमियत दी थी या क्वेश्चन को आपने कितना अच्छे से पकड़ा था। क्वेश्चन को अगर आपने पकड़ा था, क्योंकि देखो अगर आपको क्वेश्चन इजी लगा है, क्वेश्चन आपको पढ़ते पढ़ते अगर सॉल्व हो रहा है दिमाग में कि क्या करना है, मतलब क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करते करते जब आंसर आया तब क्या आपकी आदत बनी कि क्वेश्चन को वापस जाकर के देखो आप कि रेडियस पूछा था या डायमीटर पूछा था। ये होती है सिली मिस्टेक्स। इस प्रकार की कई सारे टॉपिक में कई सिली मिस्टेक्स आप कर सकते हो ऑफ कोर्स। जैसे अगर रैंकिंग का क्वेश्चन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का, आपने कुछ दिन पहले ही अगर पढ़ा है पासपोर्ट इंडेक्स जो है उसमें कौन सा ज्यादा पावरफुल है, तो आपने अगर कभी भी कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है या फिर आप बुक में भी अगर पढ़ते हो तो आप देखोगे कि अगर 2025 में कोई रैंक निकली है तो साथ में 2024-23 की भी रैंक आप पढ़ते हो। उसमें पक्का ऐसा हो जाएगा कि आपने 25 का तो पढ़ा, पूछा 24 का था या पूछा 23 का था और आपको वो याद नहीं आया। आपने रैंडम गैस किया और 24 वाला 23 में आंसर लिख के आया। इस प्रकार की चीजें भी आपको देखने के लिए मिलती है। ये सारी चीज आपको लगातार मोटिवेट करती है कि मैं घर जाऊं और इस गलती को सुधारूं। आप मेरी बात को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल सच है? आप एग्जाम सेंटर से बाहर आके अपने दोस्त को, चाहे अगर वो आपके साथ फिजिकली प्रेजेंट हो या फिर फोन पर, तुरंत फोन करके वो सवाल डिस्कस करना चाहते हो जिनमें आपसे गलती हुई है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको असर हुआ रहता है उन चीजों का, वो चीजों का असर होता है और आप जल्दी से जल्दी चाहते हो कि आपने अभी जो क्लैरिटी आपको मिली है दिमाग में कि मैं ये एग्जाम कैसे क्लियर करूंगा या आज मुझे जो कमियां पता चली इन्हें मैं घर जाके अभी सारी खत्म करूंगा और मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, ये मोटिवेशन आपका बहुत हाई रहता है। इसीलिए आप लगातार उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन चाहते हो, लोगों से बात करना चाहते हो और जो जस्ट आपने फाइंड आउट किया है, जैसे कि कोई खजाना आपको मिले और आप चीख चिल्ला के लोगों के साथ शेयर करना चाहो कि आई फाउंड इट, वो आपको राज मिल जाता है और आप वो राज शेयर करना चाहते हो। अब ये मोटिवेशन की सबसे बड़ी खामी जो है वो क्या है पता है आपको? कि ये सही में एग्जाम सेंटर से जब तक आप ऑटो पकड़ते हो, ऑटो में 4-5 लोग से सवाल डिस्कस करते हो, उसके बाद रेलवे स्टेशन आते हो, रेलवे स्टेशन आके जब ट्रेन में आते हो तब तक मोटिवेशन हो जाता है खत्म। अगर लाइफ आपको बहुत कोड़े मार रही है तो आपका मोटिवेशन घर आने तक रह सकता है ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद आपका मोटिवेशन हो जाता है खत्म। एग्जाम खत्म होने के बाद 4 दिन चिल करते हैं, 5 दिन चिल करते हैं, फिर दिन में 2 घंटा करंट अफेयर देख लिए, दिन में कोई एक टॉपिक का वीडियो 15 मिनट देख लिए, फिर 15 मिनट फॉर देख लिए, कुछ ऐसा सब कर करके दिन भर हमने पढ़ाई करे और सीखे क्या, प्रोग्रेस क्या हुई? वाकई में कुछ नहीं हुई। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि ये जो फाउंड आउट उन्होंने किया था एग्जाम सेंटर पर उसको नोट नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है दिमाग पे सब छप गया है। बात क्लियर है? तो ये मैंने आपको क्या बताया, ये इतनी बात बताने का मतलब क्या था? इतनी बात बताने का मतलब था कि आपको यहां पता चलता है कि मोटिवेशन आपको कैसे मिल रहा है। देखो, मोटिवेशन के सस्टेन होने की मैं एक बात आपको बताऊं तो कोई भी मोटिवेशन, कितना ही सीरियस मोटिवेशन हो, आपकी फैमिली को लेकर के हो, फाइनेंसेस को लेकर हो, आपके पर्सनल ईगो को लेकर के हो या आपके ड्रीम्स को लेकर के हो, कोई भी मोटिवेशन इतना कांस्टेंट हमारे दिमाग में नहीं रहता कि हमारा हर एक्शन उसके पीछे जाता ही रहे। तो फिर ये मोटिवेशन का लूप बना कैसे रहेगा? जो हम एग्जाम सेंटर से बाहर आके जो हमारा मोटिवेशन हाई था, या कभी कभी रात में 12 बजे हमारा मोटिवेशन हाई होता है जब हम बनाते हैं बहुत शानदार सा टाइम टेबल, वो मोटिवेशन रोज क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जब वो मोटिवेशन आता है तो आप 4-5 घंटे तो नो डाउट एक सिटिंग में भी पढ़ सकते हो, तो वो मोटिवेशन लगातार बना क्यों नहीं रह रहा है? ये हमारे आज के इस वीडियो का सवाल है। अब इतनी कहानी मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि आपको एक सीधी सी बात आज के समय में आप ये समझ सकते हो कि अगर ये मोटिवेशन को आपको बना करके रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आप जो एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हो और जो फीलिंग आपके अंदर है वो फीलिंग आपके अंदर जिंदी होनी चाहिए, वो फीलिंग आपके अंदर जिंदा होना चाहिए। आजकल क्या होता है, एग्जाम सेंटर पे एग्जाम खत्म होने के बाद एग्जिट वेरिफिकेशन भी होता है।
जिसके लिए क्या होता है, एग्जाम खत्म होने के बाद आप 15 मिनट लगभग आप लैब में ही बैठे रहते हो। आपको पता है 15 मिनट क्या करते हो, साइड वाले के मार्क्स पूछना चाहते हो, उसके आसपास के मार्क्स पूछना चाहते हो। आपको पता चल जाता है कि आपके लैब में ज्यादा मार्क्स किसके आए हैं। उससे भी आपको यह पता चल जाता है कि बाकी लोगों की प्रिपरेशन कैसी है, तो उससे भी आपको मोटिवेशन मिलता है कि मुझे और पढ़ना पड़ेगा या मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। तब आपको यह भी रियलाइज होता है कि मुझे उस शादी में नहीं जाना चाहिए था, मुझे वहां नहीं मिलना चाहिए था, वहां ये नहीं करना चाहिए था, वहां वो नहीं करना चाहिए था। काफी सारी चीजें आपके दिमाग में आती है। अब ये मोटिवेशन की एक और बुरी बात क्या है पता है, कि आप बार बार इंतजार करते हो कि एग्जाम की डेट आपको पता चल जाए। अगर आप मेरे चैनल पर हर वीडियो में किसी भी चैनल पे जाके हर वीडियो के नीचे एक कमेंट देखोगे तो जरूर ये कमेंट आपको मिलेगा कि अगर कोई बच्चा किसी एग्जाम को टारगेट कर रहा है तो एग्जाम कब होगा ये उसको जानना होता है। और जो सीरियस एस्पिरेंट है उनका सच में ऐसा होता है कि जब पढ़ाई की डेट उनको पता चलती है, एग्जाम की डेट उनको पता चलती है, वो कंटिन्यूसली उनके एग्जाम के आवर्स बढ़ते जाते हैं, उनके दिमाग में क्लैरिटी लगातार बढ़ती जाती है कि उनको पढ़ना है, उनको पढ़ना है, उनको पढ़ना है। इससे क्या हो रहा है, आपको एक टारगेट डेट मिल रही है और आपको एक लिमिटेड टाइम भी चाहिए। आप वो टाइम पता करना चाहते हो जिसके अंदर आपको सारा लेबर करना है। बात क्लियर है? वो टाइम पता चलने से आपको क्या चलता है, आपको एक उससे भी एक मोटिवेशन मिलता है। आपको पता चलता है कि इतना ही टाइम है और मुझे इतना करना है, तो आप सीरियस होते जाते हो। एग्जाम के 10 दिन पहले आप जितनी पढ़ाई करते हो, एग्जाम के 4 महीने पहले वैसा दिन मुश्किल से कभी आपको मिलता है। यानी कि आखिरी के 1 महीने में जो एवरेज आवर्स आप पढ़ाई के निकालोगे और पिछले 5 महीने में निकालोगे तो बहुत बार ऐसा केस आपको मिलेगा कि शायद आपने सेम पढ़ाई की होगी, या फिर आउटपुट को भी अगर देखोगे तो हो सकता है कि सेम आउटपुट मिला होगा। यानी कि आपको मोटिवेशन मिल रहा है लेकिन आपको टाइम बाउंड भी चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम की डेट टारगेट चाहिए। ये सब बताने में आप अगर समझ पाए हो तो थोड़ी देर वीडियो को पॉज करो और सोचो इस बात को कि क्या जवाब हो सकता है कि आपका ये मोटिवेशन लगातार बना रहे, आपकी डेडलाइन आपकी फिक्स होती रहे और रोज ये मोटिवेशन आपके दिमाग में कंटिन्यूस आता रहे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मोटिवेशन मोमेंटस ना रहे बल्कि आपके दिमाग में जीता रहे, लगातार आपके दिमाग में आपकी एग्जाम चलती रहे। क्योंकि सच में लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, जिन लोगों ने मोटिवेशन का फॉर्मूला क्रैक कर लिया है, वो डेफिनेटली बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप अगर अपने अंदर के मोटिवेशन को बहुत ही कम टाइम पे जान पा रहे हो और कम टाइम पे पढ़ पा रहे हो, मतलब थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। तो ये मोटिवेशन आपके पास कैसा बना रहेगा, मुझे कैसे बने रहता था और मैं कैसे इसको कंटिन्यू कर पाया, अब उस पर आगे बात करते हैं। तो मैं आपको मोटिवेशन का सोर्स बताता हूं। वो क्या सोर्स है जिससे आपका मोटिवेशन डेली बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। जो लोग मेरी बात से रिलेट कर रहे हो, जिनको अनुभव है इसका, प्लीज कमेंट करके मेरी बात को अप्रूव करना। वो मोटिवेशन है आपके लिए मॉक टेस्ट देना। क्या होगा मॉक टेस्ट से? आप वीडियो की शुरू से अभी तक की एक एक चीज को याद करने की कोशिश करो। ऐसा कौन सा मोटिवेशन का सोर्स है जो आपको मॉक टेस्ट से नहीं मिल सकता? आपसे क्या सिली मिस्टेक हुई, क्या आपको मॉक टेस्ट से पता चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है। कौन सा टॉपिक एग्जाम में ज्यादा आया, आपसे बनना चाहिए था, फिर भी उसके क्वेश्चन में आपको टाइम लगा, कैसे पता चल सकता है? क्या ये मॉक टेस्ट से पता चल सकता है? मुझे नहीं लगता किसी का आंसर नहीं है। क्या एग्जाम में जब आप पता करते हो कि आजू बाजू बैठे हुए 15 लोगों के नंबर आपसे ज्यादा है और आपके बहुत कम है, आपको जो रैंकिंग का आभास होता है, आपकी तैयारी का लेवल कितना पहुंचे हो आप, ये जो पता चलता है, या रिजल्ट आने के बाद जो पता चलता है, क्या मॉक टेस्ट से आपको पता चल सकता है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो? यस, पता चल सकता है। क्या ये मोटिवेशन आपको रोज रोज मिल सकता है मॉक टेस्ट दे करके? बिल्कुल मिल सकता है। हर बार जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, सीरियस एस्पिरेंट जब मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करने जाता है ना, तो भी उसको डर लगता है। वो डर की वजह से बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट ही नहीं करते। आधी से ज्यादा भीड़ जो ऑलरेडी सिलेक्शन से बाहर है, आज के डेट में मैं बात कर रहा हूं, आज जिस सिनारियो जैसा चल रहा है, वो इसीलिए क्योंकि वो मॉक टेस्ट की दुनिया में रियल में जाना ही नहीं चाहते। और रियलिटी आपको मैं बताऊं तो आपको खुद को डर लगता है कि मॉक टेस्ट में आप जाओगे, आपकी असलियत आपको पता चलेगी, आप कितने घंटे रियल में पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप जो घंटों में पढ़ाई कर रहे हो वाकई में आप कुछ सीख रहे हो, वाकई में आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं, ये आपको पता चल जाएगा। ये डर से आप अपने आप को गुमराह कर रहे हो बार बार कि सिलेबस कंप्लीट होगा और मैं मॉक टेस्ट दूंगा। जबकि सच्चाई ये है कि मॉक टेस्ट आप चाहे तो एक चैप्टर कंप्लीट करके उस चैप्टर का भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। आपने अगर उस चैप्टर के 250 सवाल लगाए तो आप उस टेस्ट का क्विज सर्च कर करके आप क्विज सॉल्व कर सकते हो कि विद इन टाइम आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। लेकिन हम बार बार 4 महीने की तैयारी, 6 महीने की तैयारी, 8 महीने की तैयारी के बाद भी मॉक टेस्ट देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने के बाद पहला मॉक टेस्ट किसी का सॉलिड नहीं जाने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। वो डर से आप बचते हो। अगर आपने 2-3 मॉक्स दिए शुरू के और आपके नंबर आते हैं बहुत ही बर्बाद, आपकी रैंकिंग आती है 50%, 56%, परसेंटाइल की मैं बात कर रहा हूं, 56%, 70 परसेंटाइल अगर आपके आते हैं तो आपका मोटिवेशन वहां पे डाउन होता है और आप वही रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते, इसलिए आप मॉक टेस्ट की दुनिया में जाने से बचना चाहते हो। मेरी बात को बिल्कुल नोट करके रख लो। आप जिस दिन मॉक टेस्ट को आप रियल एग्जाम समझने लगे, आपका मोटिवेशन कभी डाउन नहीं होगा, बल्कि डेली अगर एक मॉक आप दे रहे हो तो डेली एक कोई पॉइंट आपके दिमाग में रोज क्लिक हो रहा है जिसको लेकर के आप काम करने वाले हो। मुझे आप पूछते हो रिविजन कैसे करना है,
उस पर मैं फेवरेट वीडियो बना करके बताऊंगा आपको। लेकिन क्रक्स अगर उस वीडियो का मैं आपको यहां पे बताना चाहूं तो रिवीजन जो है वो कैसे करना है, बिल्कुल ऐसे करना है। मॉक टेस्ट आप दोगे, जो टॉपिक ज्यादा आएगा, जो टॉपिक कम आएगा, या जो टॉपिक में आप मास्टर हो चुके हो, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। कोई मॉक टेस्ट आपको बताएगा कि इस टॉपिक में तो आप मास्टर हो, एकदम फ्लॉलेस चल रहे हो, लेकिन अगले ही मॉक टेस्ट में पता चलेगा कि इस टॉपिक जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है उसका एक टाइप का क्वेश्चन है जो आपसे बिल्कुल नहीं बना, या फिर क्योंकि वो टॉपिक आपका मास्टर किया हुआ था तो आपको उस एक क्वेश्चन ने फंसाया और आपका ज्यादा टाइम लेके गया। जो क्वेश्चन में फंसने की आपकी आदत है वो भी मॉक टेस्ट देने से जा सकती है। आपको पता है बहुत जो ज्यादा फेमस या बड़े बड़े टीचर है वो एक बात बताते हैं जब वो एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं कि एग्जाम निकालने के लिए जितना आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ये जानना जरूरी है, उससे बहुत ज्यादा जरूरी कि किस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना चाहिए ये आप आइडेंटिफाई कर पाओ। आपको क्या लगता है कि आप एक दिन एक क्वेश्चन को देखें और आपको याद रहेगा कि एग्जाम में मुझे इसको अटेम्प्ट करना है या छोड़ देना है? बिल्कुल नहीं रह सकता। ये प्रैक्टिस की बात है। एक्चुअली जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या क्वेश्चन को छोड़ते हैं, ये हम सोच के नहीं करते, करते करते हमको समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन छोड़ने का है कि ये क्वेश्चन करने का है। लेकिन ये आदत ऐसे नहीं आ जाती, ये आदत आती है जब आप उस सिचुएशन में खुद को 1000 बार डाल चुके हो कम से कम, कि क्वेश्चन बनाना है कि छोड़ना है। अपना फेवरेट टॉपिक है जिसपे हमने आज तक सबसे ज्यादा घंटे लगाए, उसका भी एक नया क्वेश्चन मिल गया, अब उसको हम कैसे अप्रोच करें? जाएं सॉल्व करने कि छोड़ दें? कैसे पता चलेगा? मॉक टेस्ट से। बहुत ज्यादा लोगों की एग्जाम सेंटर से बाहर आके जो कंप्लेन रहती है, जो शिकायत रहती है, वो ये रहती है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। अगर टाइम मिल जाता ना, एक एक सवाल बना लेता। आपको क्या लगता है ये क्या है? टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, ये लैक ऑफ प्रैक्टिस है। एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, क्वेश्चन अगर करना है तो किस ऑर्डर में करना है, ये सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट से पता चलती है। और आपको पता है जो एग्जाम को लेके एकदम अबव सीरियस लेवल के कैंडिडेट है, जिनका एग्जाम निकलेगा, वो पता है मॉक टेस्ट इस टाइम पे भी देने की कोशिश करते हैं कि अगर एग्जाम दोपहर में पड़ा तो मैं खाना खाने के बाद, मेरी अगर दोपहर में सोने की आदत है तो मैं एग्जाम में कैसे परफॉर्म कर पाऊंगा, ये चेक करने के लिए भी वो मॉक टेस्ट का सहारा लेते हैं। कैन यू बिलीव इट? इतनी माइन्यूट डिटेल तक आप जा सकते हो क्या, जो एक सीरियस कैंडिडेट जाता है? अगर आपने ये सोचा भी नहीं तो सोच सकते हो आप। एग्जाम 3 शिफ्ट में अगर हो रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं, आप जहां जिस भी माहौल में पढ़ाई कर रहे हो वहां पूछ के देखना किसी को। मॉक टेस्ट के लिए ये भी वो सोच के चलते हैं कि अगर मेरा लास्ट शिफ्ट में एग्जाम रहा, जब मैं दिन भर से थका रहूंगा, दिन भर से ड्रेन आउट रहूंगा, दिन भर से मैं रिवीजन करते रहूंगा, तब मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूं। इसीलिए वो तीनों शिफ्ट में पेपर दे करके देखते हैं। एग्जैक्टली ये काम मैंने भी खुद ने किया है। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम के दिन का जो मोटिवेशन है वो आपको रोज दे सकती है अगर आप मॉक टेस्ट दे पाओ। मॉक टेस्ट दो, अपनी ताकत पता चलती है, अपनी कमजोरी पता चलती है, अपनी ताकत को और कैसे मजबूत करना है वो पता चलता है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है ये पता चलता है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए ये पता चलता है। और क्वेश्चन अगर इजी भी है तो वो 15 सेकंड में बनने वाला था, लेकिन अगर 20 सेकंड तक नहीं बना तो कैसे उसको छोड़ के हम आगे जा सकते हैं। सेम क्वेश्चन पेपर में सेम प्रैक्टिस वाला बच्चा, कोई बच्चा पूरे 100 क्वेश्चन देख भी नहीं पाता, वहीं के वहीं एक बंदा होता है जिसको नॉलेज उतना ही है लेकिन वो 3 बार पेपर को देख लेता है। क्यों हो पाता है ये? आर्ट ऑफ लीविंग द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन को छोड़ना कैसे ये उनने मास्टर करके रखा है। ये एक्चुअली मुझे भी लेटर ये फाउंड आउट हुआ कि मैं भी इसमें बहुत अच्छा हो गया था। मैं जितने टाइम में पहले क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं होता था, मैं क्वेश्चन को 3 बार भी देख लेता था एक क्वेश्चन को। और याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन ना इतने इजी होते हैं लेकिन आपसे पहले गो में बनेंगे ही नहीं, क्योंकि इजी क्वेश्चन की एक खासियत होती है, अगर 4 लॉजिक आपके फेल हो गए तो 5वां लगाते समय कॉन्फिडेंस वैसे ही खत्म रहता है, तो फिर आप लगाते रहो लॉजिक, सही लॉजिक आएगा ही नहीं। लेकिन जब आप पेपर को सॉल्व करके घूम के वापस उस क्वेश्चन पे आओगे तो 3 सेकंड, विद इन 3 सेकंड के अंदर आपके लॉजिक दिमाग में आता है। क्यों? क्योंकि एंजाइटी आपकी खत्म हो जाती है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूरा देखा हुआ है। और जब सेकंड बार में आप क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हो तो अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है तो आप 5 क्वेश्चन उसमें सेकंड टाइम में अटेम्प्ट कर लेते हो। तीसरे टाइम में अगर एक आध क्वेश्चन हुआ तो ठीक है, नहीं तो जो 4 क्वेश्चन आप छोड़ते भी हो वो आप अपनी पूरी बुद्धि लगा के छोड़ते हो, पूरा ध्यान लगा के छोड़ते हो। आपको पता रहता है कि ये क्वेश्चन आपने छोड़े भी हैं लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं थी। इससे जब आप एग्जाम सेंटर के बाहर आते हो तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। या फिर इस स्थिति में जब आप मॉक टेस्ट दे दे के पूरे पारंगत हो गए और तब आप एग्जाम सेंटर में जाते हो तो आपको सारी चीजें क्लियर दिखती है। तब आप ऑटो में बैठ के बात नहीं करते कि मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मैंने उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तब आप लैब में किसी को नहीं पूछना चाहते कि उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। शांति से अपने दिमाग में सोचते हुए घर आ जाते हो और आप घर में आके अपना
फिर से अपनी डेली प्रैक्टिस में लग जाते हो। आपको एग्जाम की टारगेट डेट का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप रोज मॉक देते हो, रोज आपको पता चलता है कि आपने क्या गलती करे और आपको कल फिर मॉक देना है। आज अगर 55 नंबर आए तो आप लड़ जी के आप कल 60 नंबर लाने के लिए चाहते हो। अगर आपके आज 70 नंबर आए तो आप कल 72 लाना चाहते हो, और अगर आपके 72 आ रहे हैं तो आप कल 75 लाना चाहोगे। अगर आज आपने टॉप किया है तो आप बहुत खुश हो जाओगे कि हाँ मेरी मेहनत रंग ला रही है। और अगर अच्छा परफॉर्म करते करते भी एक दिन अगर नीचे आए तो आप परसेंटाइल से समझ पाओगे कि क्वेश्चन का पेपर का जो लेवल था वो वाकई में टफ था। बात आ रही समझ में? यानी कि बात यह है कि जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो कई बार आप भूल जाते हो कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, रियल एग्जाम नहीं दे रहे हो। वैसे ही आपका एग्जाम सेंटर में होएगा, जब आप रियल एग्जाम दोगे तब आप भूल जाओगे कि आप मॉक दे रहे हो कि रियल एग्जाम दे रहे हो। एक बार फिर नीचे गया, स्क्रीन पे गया, सॉल्व करते करते सही में बीच में क्या हो रहा है याद नहीं रहता। जब पेपर से उठो तब पता चलता है कि अरे आज तो एग्जाम था। मॉक टेस्ट देते समय पता करो, आखिरी में उठो तब पता चलता है कि आज तो मॉक टेस्ट था। इतनी कंफर्टेबल हो जाते हैं हम एग्जाम के माहौल के साथ। तो जो प्रेशर होता है उसको इस प्रकार से आप हैंडल कर सकते हो। तो जो एग्जाम का प्रेशर है वो हैंडल करना आप सीख गए मॉक टेस्ट से। मोटिवेशन का कांस्टेंट सोर्स जो है, जो मैं समझता हूं और काफी सारे लोगों से मेरी बात करके ये अनुभव मुझे मिला है कि आपका जो कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, मेरे हिसाब से बेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, वो मॉक टेस्ट आपके लिए हो सकता है। ये बात मैं बहुत पहले से आपको बोल रहा हूं और एकदम सच बोल रहा हूं। अगर किसी को अब इस पे कुछ नेगेटिव कमेंट करना है तो वेलकम। अगर मैंने कोई बातें बोली है और अगर वो बातें गलत हैं तो आप मुझे उस पर बताओ कि हाँ ये बात मैंने बोली और ये बात तो बिल्कुल गलत है। देखते हैं एक भी ऐसी बात निकलती है क्या। अगर आपको लग रहा है कि कोई बात मैंने गलत बोली तो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। बात क्लियर है? तो जब मैंने पिछला वीडियो मॉक टेस्ट पे बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको मॉक टेस्ट कब शुरू करना चाहिए और मॉक टेस्ट को कैसे यूज करना चाहिए अपने प्रिपरेशन में, तभी मैंने आपको सारा मॉक टेस्ट का इंट्रो दे दिया था। काफी कम लोगों ने वो वीडियो देखा है, तो आप एक बार जाके वो वीडियो भी देखना। तो उसके कमेंट सेक्शन में आप मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि मैं कौन से मॉक टेस्ट यूज करता था। तो मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक को ही यूज किया था। मैंने काफी अलग अलग वीडियोस में आपको अपने स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए कितने सारे मॉक टेस्ट यूज किए हैं मैंने टेक्स्ट बुक के। तो मैं ये बता देता हूँ कि बहुत ही जल्द 13 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक, आपको पता है वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो टेक्स्ट बुक की तरफ से भी आपको लव टू लर्न फेल आने वाली है, जो 13 फरवरी की रात से शुरू होगी और 14 फरवरी यानी कि 2 दिन की ये फेल रहेगी। जो भी पहले 1000 कस्टमर हो गए, आपको पता होगा कि आप एडीआर कोड यूज करते थे तो आप डिस्काउंट मिलता था 12%। लेकिन अगर अब आप इस टाइम के बीच में इस सेल में पहले 1000 यूजर्स में से आप अगर रहोगे एडीआर कोड को यूज करके, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। या फिर आप 13 फरवरी की रात को 12 से लेकर के 1 बजे के बीच में अगर परचेस करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा एडीआर कोड यूज करने पर, टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेस करोगे अगर। बाकी आपका जो 12% का डिस्काउंट है, ये दोनों कंडीशंस के अलावा हमेशा आपको मिलता रहेगा। तो एडीआर कोड को यूज करना। टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म के बारे में आप मेरे चैनल पर जाकर के देखोगे, मैंने इसे कितनी शिद्दत से यूज किया है, तभी मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं। तो टेक्स्ट बुक एक बार ट्राई जरूर करना और ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।